मैं डॉक्टर अनामिका चौधरी आज खंड 2 कृषि क्षेत्र के अंतर्गत इकाई 7 पूंजी निर्माण एवं उत्पादकता का अध्यापन आपके समक्ष करूंगी। प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि आंशिक कारक उत्पादकता एवं सकल कारक उत्पादकता संबंधी सकल संकल्पनाओं में विभेद के साथ कृषि में उत्पादकता को परिभाषित कर सकें। पूंजी उत्पादन अनुपात और वर्धमान पूंजी उत्पादन अनुपात संबंधी संकल्पनाओं के बीच अंतर कर सकें, सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश के बीच अंतर कर सकें, यह बता सकें कि कृषि में सार्वजनिक और निजी दोनों निवेश किस प्रकार तकनीकी प्रगति में सहायक होते हैं, कृषि में निम्न उत्पादकता हेतु उत्तरदायी कारक पर चर्चा कर सकें और भारत में कृषि सुधारों से जुड़े मुद्दों का वर्णन कर सकें। यद्यपि खेती बाड़ी अर्थात कृषि क्षेत्र गैर कृषि क्षेत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक श्रम ग्रहण है और उत्पादन के प्रति इकाई कम पूंजी की अपेक्षा रखता है। इसमें विभिन्न कृषि संक्रियाओं का समय से और दक्षता पूर्वक निष्पादित करने के लिए भौतिक एवं मानवीय पूंजी की यथेष्ट राशि भी अपेक्षित होती है। भारतीय कृषि में पूंजी निर्माण ने हरित क्रांति एवं उत्तर हरित क्रांति अवधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कृषि उपसंरचना में सार्वजनिक निवेशों ने कृषि समृद्धि बढ़ाई है और भूमि विकास, भूजल सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, उच्च उत्पादकता बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों में निजी निवेश को प्रेरित किया है। इन निवेशों ने सार्वजनिक निवेश की संपूर्ति की है और अनेक उदाहरणों में स्वयं सार्वजनिक निवेशों से लाभान्वित भी हुए हैं। उदाहरण के लिए शीत भंडारण सुविधाओं में निजी निवेश निर्णायक रूप से बिजली की उपलब्धता पर निर्भर होता है, जिसकी आपूर्ति अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही की जाती है। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत इकाई में पूंजी निर्माण एवं कृषि उत्पादकता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उत्पादकता संबंधी संकल्पनाएं। उत्पादकता को उत्पादन के किसी माप तथा उसके उत्पादन में प्रयुक्त एक या उससे अधिक आगतों या आदानों के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। उत्पादकता संबंधी दो संकल्पनाएं हैं, आंशिक कारक उत्पादकता और सकल कारक उत्पादकता। आंशिक कारक उत्पादकता कुल उत्पादन मात्रा और किसी एकल आगत की कुल मात्रा का अनुपात होती है। उदाहरण के लिए किसी फार्म के कुल उत्पादन को उस फार्म के कुल श्रमिकों की संख्या से विभाजित करके मापी गई श्रमिक उत्पादकता आंशिक कारक उत्पादकता कहलाएगी। चूंकि कृषि में विभिन्न आगतें प्रयोग की जाती हैं, इस उत्पादकता को किसी भी फार्म आगत हेतु आकलित किया जा सकता है। सर्वाधिक सामान्य रूप से कृषि में मापी गई उत्पादकताएं भूमि एवं श्रमिक उत्पादकताओं के संदर्भ में होती है। किसी फसल के प्रति हेक्टेयर उपज भूमि उत्पादकता कहलाती है। इसी प्रकार श्रमिक उत्पादकता कुल फसल उत्पादन को प्रयुक्त श्रमिकों की कुल संख्या से विभाजित करके मापी जाती है। भूमि को स्थिर रख उस दक्षता को बढ़ाकर भूमि उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, जो रासायनिक उर्वरक, श्रमिक, एचवाईवी बीज आदि अन्य आगतों के गहन प्रयोग से हासिल की जा सकती है। इसी प्रकार श्रमिक उत्पादकता मानव पूंजी में सुधार लाकर और आधुनिक फार्म आगतों एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर बढ़ाई जा सकती है। इस उत्पादकता को भौतिक उत्पादन अथवा मौद्रिक मान के पदों में आकलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रति श्रमिक उत्पादकता एपीएल निम्नवत व्यक्त की जा सकती है। एपीएल इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एल, जहां पर क्यू है कुल भौतिक उत्पादन और एल है श्रमिकों की संख्या। यदि हम क्यू को फार्म शस्य मूल्य से गुणा करते हैं और उसे प्रयुक्त श्रमिकों की संख्या से विभाजित कर देते हैं, तो हमें मौद्रिक मान में उत्पादकता प्रति श्रमिक प्राप्त होती है। तथापि किसी समय अवधि विशेष में उत्पादकता के मानों की तुलना करने के लिए हमें समुचित मूल्य अपस्वायक का प्रयोग कर मौद्रिक मानों को वास्तविक मानों में बदलना होगा। इस प्रकार का परिवर्तन कीमत परिवर्तनों के प्रभाव को समाप्त कर देता है। आमतौर पर थोक कीमत सूचकांक यानी WPI उत्पादन के मान के अपस्वायन के लिए प्रयोग किया जाता है।
और उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी सीपीआई का प्रयोग श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन एवं पारिश्रमिक के मान के अपस्वायन के लिए किया जाता है। आंशिक कारक उत्पादकता का कोई भी आकलन किसी संसाधन का सही सही निष्पादन नहीं बता सकता। उदाहरण के लिए, कृषि में प्रति श्रमिक उत्पादकता या तो मानव संसाधन की गुणवत्ता को सुधारकर बढ़ाई जा सकती है या फिर महज श्रमिक घटाकर व पहले से अधिक पूंजी एवं बेहतर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके। कुल कारक उत्पादकता यानी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इसलिए उत्पादकता का एक अधिक विशद मापदंड है। इस उत्पादकता को परिकलित करने के लिए अनेक विधियां विकसित हुई हैं। 1990 के दशक मध्य से पूर्व अधिकांश अध्ययनों में यह उत्पादकता वृद्धि समृद्धि लेखा दृष्टिकोण यानी जीएए द्वारा आकलित की जाती थी। यह दृष्टिकोण संपूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं अनुमापी प्रतिफल संबंधी संकल्पनाओं पर आधारित है। इसमें यह अवधारणा भी शामिल है कि कोई भी निर्णय इकाई अपने उत्पादन मोर्चे पर संचालित होती है, जिसका अर्थ है कि इसमें 100% तकनीकी दक्षता होती है। तदनुसार उक्त दृष्टिकोण यानी जीएए द्वारा मापित उत्पादकता वृद्धि तकनीकी परिवर्तन के कारण होती है, न कि तकनीकी दक्षता के कारण। पूंजी उत्पादन अनुपात यानी सीओआर कैपिटल आउटपुट रेशियो। सीओआर का अर्थ है उत्पादन की एक इकाई के लिए वांछित पूंजी। माना किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की दर उसके सकल घरेलू उत्पाद की 36% है और जीडीपी वृद्धि की दर 8% है, तो ऐसे में पूंजी उत्पादन अनुपात की गणना करने के लिए 36/8 करना होगा अथवा 4.5। इसका अर्थ है कि एक इकाई का उत्पादन करने के लिए पूंजी की 4.5 इकाइयां वांछित होंगी। ध्यान देने की बात यह है कि किसी वर्ष में सृजित पूंजी निवेश मशीनों की प्रत्याशित जीवन पर निर्भर करते हुए अनेक वर्ष चलता है। उक्त अनुपात पूंजी की उपलब्धता, पूंजी की लागत, श्रमिक जैसे अन्य आगतों की लागत आदि कारकों पर निर्भर करते हुए देश देश और क्षेत्र क्षेत्र में भिन्न भिन्न हो सकता है। सीओआर कालांतर में अन्य आगतों की अपेक्षा पूंजी का अवमूल्यन हो जाने की वजह से बढ़ जाता है। इसे अनेक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे नवाचार, तकनीकी प्रगति, उत्पादन विधि, क्रियाकलापों के प्रकार आदि। किसी क्षेत्र में इस अनुपात में वर्धमान प्रवृत्ति का अर्थ होगा कि यह क्षेत्र कालांतर में अपेक्षाकृत अधिक पूंजी गहन हो गया है। वृद्धिमान पूंजी उत्पादन अनुपात यानी आईसीओआर पूंजी उत्पादन अनुपात का एक अन्य रूप है वृद्धिमान पूंजी उत्पादन अनुपात, जिसे अवधि टी में निवेश और अवधियों टी और T-1 के बीच उत्पादन में वृद्धि के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे निम्नवत आकलित किया जा सकता है: ICOR is equal to IT divided by YT minus YT माइनस 1, जहां IT अवधि है T में कृषि निवेश की, YT अवधि T में कृषि तथा YT-1 अवधि T-1 में कृषि जीडीपी है। यह अनुपात जितना अधिक होगा, पूंजी उत्पादकता उतनी ही कम होगी। इस अनुपात का विश्लेषण किसी विशिष्ट उत्पादन स्तर को हासिल करने के लिए वांछित निवेश के स्तर को आकलित करने के लिए उपयोगी होता है। पूंजी का कुशल प्रयोग इस अनुपात को घटा देता है और एक उच्चतर वृद्धि दर हासिल करने हेतु निवेश आवश्यकताएं भी कम कर देता है। आईसीओआर का अर्थ न केवल उच्चतर उत्पादन लागत होगा, बल्कि निम्नतर लाभदायकता एवं पूंजी की निम्नतर सीमांत दक्षता भी होगा। कृषि क्षेत्र का समृद्धि अन्य बातों के अलावा निवेश के स्तर, आईसीओआर तथा निवेशित पूंजी की सीमांत दक्षता पर निर्भर करता है। आईसीओआर का मान विभिन्न राज्यों एवं विभिन्न समय अवधियों में भिन्न भिन्न हो सकता है। यह अनुपात कृषि में निजी एवं सार्वजनिक निवेश हेतु अलग अलग आकलित किया जा सकता है। यदि हम वर्ष 1982 से 2014 से योजना अवधियों
के दौरान कृषि में उक्त अनुपात के रुझानों पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि निजी निवेश के मामले में यह अनुपात छठी व सातवीं योजनाओं के दौरान 0.8 से लेकर नवीं योजना के दौरान 1.3 और तदंतर वर्षों के दौरान 0.7 तक के बीच पाया गया। सार्वजनिक निवेश का औसत अनुपात 1980 के दशक में 1.2, वर्ष 1992 से 97 के दौरान 0.8 और वर्ष 1997 से 2002 के दौरान 2.5 और वर्ष 2002 से 2012 की अवधि में 1.2 रहा। वर्ष 2007 से 2014 की अवधि में यह 2.8 आंका गया। विगत कई वर्षों के दौरान कृषि जीडीपी की प्रतिशतता स्वरूप सकल पूंजी निर्माण 17 से 18% के बीच रहा, जबकि कृषि वृद्धि दर 3 से 4% के बीच रही। इस अवधि में कृषि में उक्त अनुपात बढ़ती यंत्रीकरण के कारण बढ़ा है, या फिर कृषि निवेश की संरचना बदल गई है, अथवा कृषि समृद्धि मांग एवं आपूर्ति पक्ष के कारकों की वजह से बाधित है। कृषि में निवेश। कृषि निवेश दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, सार्वजनिक एवं निजी निवेश। सार्वजनिक निवेश का अर्थ है कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा किया गया निवेश। इसमें ऊपरी संरचना, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास, विस्तारण, सिंचाई आदि में निवेश शामिल है। इसको आगे निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। कृषि में निवेश एवं कृषि हेतु निवेश। कृषि हेतु निवेश में आता है बिजली, सड़कें, ग्रामीण उद्योग, विपणन, रेल मार्ग, भंडारण, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। कृषि में सार्वजनिक निवेश में वे सभी निवेश शामिल होते हैं जो कृषि को सीधे लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार कृषि में निवेश भूमि उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से कृषि को प्रभावित करता है। कृषि हेतु निवेश समस्त ऊपरी संरचना में सुधार के माध्यम से कृषि को सीधे प्रभावित करता है। सार्वजनिक निवेश न केवल लाभकारी समृद्धि बढ़ाने हेतु निर्णायक सिद्ध होता है, बल्कि यह क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु भी महत्वपूर्ण होता है। इसका सिंचाई में सार्वजनिक निवेश के रूप में वर्णन किया जाता है, जो कि कृषि में निजी निवेश पर संकुलनकारी प्रभाव में परिणत होता है। सिंचाई, फार्म, यंत्र समूह एवं प्रौद्योगिकी, एचआईवी बीज, रासायनिक उर्वरक, पशुधन आदि में निजी निवेश कृषि उत्पादन एवं लाभकारी समृद्धि में सीधे योगदान देता है। इसका अर्थ है कि सिंचाई एवं बिजली में सरकार द्वारा ₹100 का कोई भी निवेश कृषि में निजी निवेश क्रमशः ₹16 एवं ₹15 तक बढ़ा देता है। अध्ययनों से सामने आया है कि कृषि में निजी निवेश सिंचाई, संस्थागत ऋण, व्यापार शर्तों, सड़क घनत्व एवं विद्युत उपभोग जैसे अवसंरचनात्मक चरों आदि में सार्वजनिक निवेश द्वारा प्रभावित होता है। चूंकि कृषि राज्य का विषय है, निजी निवेश की तुलना में सार्वजनिक निवेश राज्यों की अपनी अपनी आय द्वारा निर्धारित होता है। प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाएं भी केंद्र द्वारा नियोजित एवं वित्तीय हो सकती हैं। कृषि में सार्वजनिक एवं निजी निवेश संपूरक होने के साथ साथ स्थानापन्न भी है। उदाहरण के लिए यदि आधारभूत कृषि अवसंरचना सरकार द्वारा सृजित की जाती है, तो किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, ट्यूबवेल आदि में निवेश करने को प्रोत्साहन होंगे। दूसरी ओर सार्वजनिक निवेश निजी निवेश हेतु एक स्थानापन्न सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यदि सरकार कृषि हेतु सतही सिंचाई की संपूर्ति करने तथा सिंचाई जल की निश्चित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नहर नियंत्रण क्षेत्रों में गहरे ट्यूबवेल लगाती है, तो किसानों को भूजल सिंचाई में अपना निजी निवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आमतौर पर सार्वजनिक निवेश नए बीजों, प्रौद्योगिकी, कृषिगत सेवाओं, कृषि बाजार आदि के विकास के बृहत्तर प्रयोजन से किया जाना चाहिए। इसलिए कृषि में सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार के निवेश उत्पादन वृद्धि को गति प्रदान कर तकनीकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। निजी निवेश और सार्वजनिक निवेश की रचना। कृषि में निजी निवेश दो वर्गों में बांटा जा सकता है, अचल पूंजी और चालू पूंजी। मशीनों, औजारों, फार्म भवन, ट्रैक्टर, तल क्षेत्र को कटाई मशीनों, ट्यूबवेल, सिंचाई प्राधार, वृक्ष भंडार, मृदा एवं जल संरक्षण, सार्वजनिक निवेश, क्षण, शस्य कर्तन प्राधार आदि में किए गए निवेश अचल पूंजी अथवा परिसंपत्तियों में किए गए निवेश कहे जाते हैं। इसी प्रकार चालू पूंजी बीज, उर्वरक,
पीड़कनाशी, सिंचाई जल, कृषि श्रमिक नियुक्ति, मशीन एवं भारवाहक पशु शक्ति जैसी विभिन्न फार्म आगतों की सेवाएं खरीदने में मदद करती है। अचल एवं चल दोनों प्रकार की पूंजियां विभिन्न कृषि संक्रियाओं के समय से निष्पादन हेतु निर्णायक सिद्ध होती है। कृषि में किए जाने वाले सार्वजनिक निवेश में विभिन्न वास्तविक एवं अवास्तविक परिसंपत्तियां सृजित करने के लिए केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा किया गया निवेश शामिल होता है। निजी निवेश के निर्धारक तत्व। महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार से हैं: व्यापार की शर्तें, संस्थागत ऋण का प्रवाह, कृषि उपसंरचना में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश, आगत सहाय, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, परिचालन जोतों के आकार में वृद्धि आदि। कृषि हेतु अनुकूल व्यापार शर्तें कृषि में लाभदायिकता बढ़ाती हैं और किसान को और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। सिंचाई, बिजली, सड़क, बाजार, मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि अनुसंधान एवं विकास आदि में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश निजी निवेश के साथ अपनी संपूरकता के कारण कृषि में निजी निवेश को प्रेरित करता है। आमतौर पर कृषि सहाय कृषि में वास्तविक सार्वजनिक निवेश के लिए स्थानाभाव उत्पन्न कर सकता है। कृषि में निजी निवेश पर सकारात्मक प्रभाव रखते हैं। प्रौद्योगिकी उन्नति भी निजी निवेश को प्रभावित करती है। चूंकि भू जोतों का विभाजन फार्म परिसंपत्तियों एवं यंत्र समूह में निवेश हेतु मांग बढ़ा देता है, जोतों के विभाजन के कारण परिचालन जोतों की बढ़ती संख्या से निजी निवेश बढ़ जाने की संभावना पैदा हो जाती है। तथापि विभाजित जोतों द्वारा फार्म मशीनों में निवेश ऐसी मशीनों की अल्प उपयोगिता के कारण उत्पादन लागत बढ़ा सकता है। निजी निवेश सार्वजनिक निवेश का संपूरक है, जो कि प्रोत्साहन प्रावधानों को बेहतर और तीव्रतर संप्रेरणाएं देता है। इसका अर्थ है कि बेहतर लाभ अथवा बेहतर कीमतों के रूप में बेहतर प्रोत्साहन कृषि में निजी निवेश बढ़ाने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय। भारत में विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में नितांत निम्न है। जैसे कि चीन में धान की प्रति हेक्टेयर उपज भारत में इसी उपज की लगभग 1.9 गुना है। अमेरिका में मक्का और मूंगफली की प्रति हेक्टेयर उपज भारत में इन्हीं की उपज की क्रमशः 4 गुना और 3 गुना है। भूजोतों का गैर किफायती आकार भूमि व अन्य आगतों की प्रति इकाई उत्पादकता सुधारने हेतु आवश्यक नई फार्म प्रौद्योगिकी के अंगीकरण हेतु किसानों की साध्यता एवं क्षमता को सीमित कर देता है। राज्य के विषय होने के कारण निवेश राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं, हालांकि केंद्र सरकार भी इन क्षेत्रों में निवेश करती है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता हेतु उत्तरदायी अनेक कारक है। इसे इस प्रकार समझाया जा सकता है। ज्ञान का अभाव। ज्ञान अथवा जानकारी का अभाव अनुपयुक्त फसल विन्यास अपनाए जाने और विरल संसाधनों का अदक्ष प्रयोग किए जाने की ओर प्रवृत्त करता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ा है, मृदा, जल व अन्य पर्यावरणीय संसाधनों का निम्नीकरण होता है और कृषि तीनों प्रकार से अधारणीय हो जाती है: आर्थिक रूप से, पारिस्थितिकीय रूप से और सामाजिक रूप से। राष्ट्रीय कृषक नीति में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया है: शस्योत्तर प्रौद्योगिकी, कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन के क्षेत्र में प्रभावी प्रशिक्षण एवं प्रयोगशाला से भूमि निर्देशनों के माध्यम से कृषि में ज्ञान का अभाव को घटाना, अनुसंधान संस्थानों के साथ फार्मों के प्रभावी अनुबंधन, किसान से किसान ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा फार्म स्कूलों की स्थापना। सांस्थानिक कारक। भारत ने भूमि सुधार लागू किए और सामंतवादी कृषि प्राधार को समाप्त किया। तथापि आज भी अनेक सांस्थानिक मार्ग विरोध हैं जो कृषि में निम्न उत्पादकता हेतु उत्तरदायी हैं, जबकि अनेक सांस्थानिक व्यवस्थाएं पहले से ही लागू हैं। उनके प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन का अभाव ही दिखाई पड़ता है। विद्यमान संस्थाओं का पुनरुद्धार एवं सुधार किए जाने की आवश्यकता है। नए संस्थाएं भी विकसित किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि भारतीय कृषि पर लघु एवं सीमांत किसानों का ही निरंतर प्रभुत्व रहा है, समुचित सांस्थानिक विकास को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी कारक। आंकड़ों के अनुसार 85% से भी अधिक भारतीय किसान लघु और सीमांत किसान ही हैं। मांग एवं आपूर्ति पक्ष के अवरोधों के कारण इन्हें नई प्रौद्योगिकी सुलभ नहीं है। फार्म प्रौद्योगिकियां दो वर्गों में बांटी जा सकती हैं:
पैमाना तटस्थ और गैर पैमाना तटस्थ। पैमाना तटस्थ प्रौद्योगिकियां लघु एवं सीमांत किसानों के स्वामित्व वाले खेतों समेत किसी भी आकार के फार्म पर प्रयोग की जा सकती हैं। तथापि पैमाना तटस्थ प्रौद्योगिकियां संसाधन तटस्थ नहीं हो सकती। तदनुसार संसाधन दरिद्र किसान महंगे पेटेंट वाले बीज व उर्वरक अपनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। निर्धन किसानों को ये प्रौद्योगिकियां उन्हें आगत लागतों पर आर्थिक सहायता देकर प्रदान की जा सकती है। गैर पैमाना तटस्थ फार्म प्रौद्योगिकियां वे हैं जो सभी आकार के फार्मों पर आर्थिक रूप से नहीं अपनाई जा सकती, जैसे ट्रैक्टर, ट्यूबवेल आदि। ये प्रौद्योगिकियां बड़े आकार के फार्मों पर अपेक्षाकृत अधिक लागत प्रभावी होती हैं, परंतु इन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग विभिन्न फार्म संक्रियाओं का समयबद्ध रूप से निष्पादन संभव बना देता है, जिससे शस्य के कर्तन से पूर्व और उसके पश्चात दोनों बार हानि से बचकर उत्पादकता एवं दक्षता में सुधार आता है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन परंपरागत आगतों के स्थान पर आधुनिक आगतें लाकर और कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ाकर आगत प्राधार को बदल डालते हैं। उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पण्य अधिशेष में अनुकूल वृद्धि देखने में आती है। पण्य क्षेत्र भी बाजार संकेतकों से प्रभावित होकर किसान के आपूर्ति निर्णय के साथ विस्तार पाता है। जल प्रयोग दक्षता। सतही जल और भूजल सिंचाई के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सकल सिंचित क्षेत्र में सतही सिंचाई का अंश निरंतर गिरता रहा है, जबकि भूजल सिंचाई का अंश बढ़ रहा है। भूजल सिंचाई को निष्पक्षता, दक्षता, उत्पादकता एवं निजी निवेश आदि आधारों पर वरीयता दी जाती है। इससे लघु और सीमांत कृषि के परंपरागत से उच्च किस्म की फसलों तक विविधीकरण में मदद मिलती है। तथापि कृषि ऋण से जुड़ी सरकारी नीतियों, सहायों, आगतों, बिजली एवं प्रभावी विनियमन के अभाव के कारण भूजल धारणीयता चिंता का एक प्रमुख विषय बन गया है। दूसरे शब्दों में ट्यूबवेल सिंचाई हेतु एक युक्तियुक्त विद्युत आपूर्ति और कीमत निर्धारण नीति जल प्रयोग दक्षता हेतु एक प्रभावी साधन हो सकती है। किसानों को आधुनिक जल बचत प्रौद्योगिकी के प्रापण पर सहाय देकर क्षतिपूर्ति भी की जा सकती है। उपयुक्त के अलावा इस संदर्भ में निम्नलिखित भी महत्वपूर्ण है। कृषि उपरी संरचना में सार्वजनिक निवेश, मानव पूंजी आधार सुधारने के लिए खंड स्तर पर कोई उपयुक्त प्रशिक्षण संरचना विकसित करना, भारतीय कृषि को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ना, फार्म यंत्र समूह की सेवाएं किराए पर लेने की प्रथा हेतु कोई बाजार विकसित करना, प्रौद्योगिकी एवं बाजार विफलताओं से किसानों की रक्षा करना तथा बागवानी एवं पशुधन उत्पादों की दिशा में विविधीकरण। कृषि सुधारों से जुड़े मुद्दे। भारतीय कृषि में सुधारों की अपेक्षा रखने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों की निम्नलिखित 6 शीर्षकों के तहत व्याख्या की जा सकती है। विविधीकरण, जैविक खेती, फसल बीमा, संविदा कृषि, भूमि पट्टा बाजार तथा कृषि व्यापार। विविधीकरण। वर्तमान भारतीय कृषि व्यापक रूप से बाजार प्रेरित है। शहरीकरण, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और परिवर्तनशील अभिरुचियों एवं अधिमानों ने उपभोग मांग को खाद्यान्न से पशुधन एवं बागवानी उत्पादों की मांग में बदल दिया है। आपूर्ति पक्ष के प्रमुख कारक हैं सड़कों, बाजारों, भंडारण, संसाधन एवं भूमि उपलब्धता की दृष्टि से ऊपरी संरचना का विकास, जबकि शहरीकरण, आय वृद्धि एवं खान पान की आदतों का अभिसरण मांग पक्ष के कारक हैं। नीति प्रेरक कारक है आगत सहाय, काश्तकारी एवं पट्टा कानूनों में सुधार, संविदा कृषि को प्रोत्साहन आदि। फसल विविधीकरण 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, क्षैतिज विविधीकरण और ऊर्ध्व विविधीकरण। फसल विविधीकरण का प्रसार आनुषंगिक क्रियाकलापों और की ओर किए जाने की नितांत आवश्यकता है, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि। विभिन्न अध्ययन दर्शाते हैं कि फार्म विविधीकरण उत्पादनकारी और लाभकारी रोजगार सुनिश्चित कर सकता है। साथ ही फार्म शस्य से शस्योत्तर संभरण की समग्र श्रृंखला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु वह सीमा है जहां तक किसान प्रक्रिया में एक साझेदार के रूप में सीधे शामिल होता है। कृषि उत्पादक संगठन जैसे संस्थानों का निर्माण जिनमें किसान साझेदार होते हैं, शस्योत्तर संक्रियाओं को प्रवर्धित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
जैविक कृषि उच्च आगत गहन कृषि प्रथाएं भूजल भंडारों को रिक्त एवं संदूषित करती हैं, बाह्य आगत लागत बढ़ा देती हैं और मृदा की गुणवत्ता घटा देती हैं। ये किसानों की ऋण आवश्यकता को और फिर उनके बीच ऋणग्रस्तता को बढ़ा देती हैं। जैविक एवं धारणीय कृषि प्रथाओं की आवश्यकता केवल इसलिए ही महसूस नहीं की जा रही कि अजैविक कृषि के प्रतिकूल परिणामों को कम करना है, बल्कि इसलिए भी कि मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता एवं जलाशयों का संरक्षण किया जाना है। जैविक कृषि कहीं अधिक श्रम एवं ज्ञान गहन है, विक्षोभ प्रवास में कमी लाती है, आजीविका को सुधारने की क्षमता रखती है, जैव उर्वरक एवं जैव पीड़कनाशी तैयार करने में स्वयं सहायता समूह के समावेश में मदद करती है और इन उत्पादों हेतु स्थानीय बाजार विकसित करती है। परंपरागत से जैविक कृषि की ओर चलन में कम से कम 3 वर्षीय संक्रमण काल अपेक्षित होता है। यह एक व्यवहार विकल्प हो सकता है यदि राज्य का समर्थन, बाजार ऊपरी संरचना, गुणवत्ता प्रमाणन एवं ब्रांडिंग हेतु कोई सांस्थानिक व्यवस्था, किसानों का प्रशिक्षण आदि विकसित करने हेतु भी दिया जाता है। विशेष रूप से इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ नीति प्रोत्साहन आवश्यक होते हैं, जैसे जैविक कृषि, वानस्पतिक खाद बनाने की तकनीकों, जैव पीड़कनाशियों एवं जैविक खादों, मूल्यवर्धन तकनीकों, सामूहिक खेती एवं संगठनात्मक कौशलों से जुड़े प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम। जैविक उत्पादों हेतु निश्चित बाजार या संविदा कृषि बीमा द्वारा जोखिम संरक्षण, जैविक उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं की जागरूकता, सस्योतर प्रबंधन हेतु ऊपरी संरचना सुविधाओं का विकास आदि के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। फसल बीमा भारतीय कृषि 3 विफलताओं से पीड़ित रहती है: बाजार विफलता, प्रौद्योगिकी विफलता और मौसम विफलता। अतएव किसानों को इन विफलताओं से बचाने के लिए कोई प्रभावी कृषि बीमा योजना लाए जाने की आवश्यकता है। अतीत में सरकार ने सीमित संरक्षण के साथ प्रायोगिक आधार पर अनेक कृषि बीमा योजनाएं शुरू की हैं। पिछली योजनाओं की खामियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। यह योजना फसल विफल होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है। यह योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है और अन्य किसानों के लिए स्वैच्छिक। अनिवार्य प्राकृतिक जोखिमों के कारण फसलों के लिए हानि निर्धारण क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर होगा। भारत सरकार ने हाल ही में किसानों, राज्यों, बीमाकर्ताओं एवं बैंकों के लिए एक बीमा पोर्टल तैयार किया है। अनुसूचित अधिसूचित क्षेत्रों, फसलों, बीमित राशि, सरकारी सहाय, किसानों द्वारा देय बीमा किश्त आदि जैसे बुनियादी जानकारी को डिजिटल रूप में वेब पोर्टल पर डाला गया है। संविदा कृषि पूर्व निर्धारित कीमतों एवं गुणवत्ता पर फार्म उपज के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु किसानों एवं संसाधन व अथवा विपणन कंपनियों के बीच एक समझौता है। किसान से अपेक्षित होता है कि वह अपनी जमीन पर संविदाकार अर्थात ठेकेदार की फसल उगाए और प्रत्याशित उपज और अनुबंधित एकड़वार क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादन की आपूर्ति करे। काश्तकारी पट्टाधृति एवं भूमि हस्तांतरण कानूनों में परिवर्तन निजी कंपनियों को कृषि व्यापार में कदम रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। कृषि व्यापार फर्मों का उत्पादन, विपणन व कृषि संसाधन में प्रवेश सरल बनाने और उन्हें प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति देने के लिए सरकार ने एक आदर्श कृषि उपज एवं पशुधन संविदा कृषि अधिनियम 2018 तैयार किया है। यह विधि किसानों व कंपनियों दोनों के लिए एक सुखद स्थिति मानी जाती है, क्योंकि इसमें बिचौलियों को मौका नहीं मिलता और कंपनियों के लिए कृषि उत्पादों की निश्चित आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है। रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से भी संविदा कृषि पसंद की जाती है, खासकर बागवानी से जुड़ी फसलों में। तथापि संविदा कृषि से जुड़े अनेक जोखिम भी हैं। सामान्य समस्याओं में शामिल है अनुबंधित क्रेता के अतिरिक्त किसी और को भी विक्रय करने वाले किसान अथवा कंपनी प्रदत्त आगतों का किन्हीं अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग। दूसरी ओर की समस्याओं में आते हैं संविदा कृषि करने वाली कंपनी प्रायः तय कीमतों पर अथवा तय मात्राओं में उत्पाद खरीदने में विफल रहती है। भूमि पट्टा बाजार पट्टेदारी हेतु किसी सुदृढ़ सांस्थानिक प्राधार का अभाव कृषि में निजी निवेश तैयार करने में एक प्रमुख बाधा है। किसी भी कारगर किराया बाजार का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण होगा स्वामी और अधिभोक्ता दोनों की सुरक्षा।
अतः साझा खेती और संविदा कृषि के प्रोत्साहनार्थ भूमि किराएदारी विषयक नए विधानों की आवश्यकता है। किराएदारी की विधि सम्मत बनाने से भू स्वामित्व से वंचित किए बिना ही खेती के प्रभावी समेकन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पट्टेदारी पर वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति प्रोफेसर हक की अध्यक्षता में ने एक भूमि बैंक स्थापित किए जाने का सुझाव दिया है, जिसमें भूस्वामी अपने भूखंडों को जमा कर सकेंगे ताकि कृषक भूमि को पट्टा पर लेन दे सके। कृषि व्यापार व्यापार हेतु उपरिसंरचना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि भारतीय कृषि का निष्पादन सुधारने के लिए आवश्यक है। विभिन्न देशों में वस्तु एवं सेवा व्यापार आमतौर पर तुलनात्मक लाभ पर आधारित होता है। तथापि भारतीय कृषि के मामले में व्यापार से यह भी अपेक्षित होता है कि वह खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करे और कीमत स्थिरता हासिल करे। कृषि राजनीतिक रूप से एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि यह न केवल एक आर्थिक क्रियाकलाप है, बल्कि अधिकांश ग्रामीण कार्यबल के जीवन एवं आजीविका का ढंग भी है। अतएव खाद्य सुरक्षा संबंधी घरेलू उद्देश्यों एवं कृषि में बाजार स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु सभी नीतियों को घरेलू राजनीतिक सरोकारों से ही छूने की आवश्यकता पड़ती है। विश्व व्यापार संगठन के अधिनियम लागू होने के बाद यह कल्पना की गई कि कृषि व्यापार में विरूपताओं को कम किया जाएगा और विकासशील देशों से उत्पादों के निर्यात हेतु संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा। तथापि डब्ल्यूटीओ अधिनियमों की क्रियान्वयन का 2 दशकों का अनुभव दर्शाता है कि विकसित देशों में भारी आर्थिक सहायता प्राप्त बृहद स्तरीय यंत्रीकृत कृषि ने विश्व बाजार में विकासशील देशों की कृषि को कम प्रतिस्पर्धी बना दिया है। तिलहन और दलहन उत्पादक पहले ही ऐसी अस्थिरता के कारण जन्मी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वर्तमान में नीति निर्माताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कृषि उत्पादकता बढ़ाना और संसाधन दरिद्र सीमांत एवं लघु किसानों की आजीविका कायम रखना। कृषि में निजी निवेश आकर्षित करने और कृषि व्यापार कंपनियों की अल्प अधिकारवादी शक्ति से किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु एक प्रभावी नियामक एवं नियम आधारित कार्यप्रणाली लागू किए जाने की आवश्यकता है। इस इकाई में भारतीय कृषि को पुनर्जीवन प्रदान करने हेतु वांछित प्रमुख कृषि सुधारों के साथ साथ इन्हीं पहलुओं की जांच की गई है। अब हम आते हैं इकाई 8 पर, जो कि है कृषि नीति। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि कृषि नीति को परिभाषित कर सकें, कृषि नीति के उद्देश्य को बता सकें, कृषि के क्षेत्रीय आयाम और उसमें आलोक में नीति समेकन की आवश्यकता को इंगित कर सकें, कृषि नीति के उपायों पर चर्चा कर सकें, राष्ट्रीय कृषि नीति के प्रमुख अभिलक्षण प्रस्तुत कर सकें, भारत में हाल के कृषि नीति सुधारों की समीक्षा कर सकें तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समालोचना कर उसके दोषों को दूर करने के उपाय सुझा सके। कृषि उत्पादकता, कीमतें एवं जोखिम ही वे अति महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर किसी कृषि नीति में विचार किए जाने की आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी हमने इकाई 7 में उल्लेख किया कि भारतीय कृषि में उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में बेहद कम है, अतएव कृषि उत्पादकता को सुधार कर कैसे उसका उत्पादन धारणीय बनाए नीति विषयों में प्रमुख है। इसी प्रकार कृषि जिंसों की लाभकारी कीमत कैसे सुनिश्चित करें और किसानों व उपभोक्ताओं दोनों का कल्याण सुरक्षित करें एक अन्य विषय है। चूंकि कृषि बाजार प्रौद्योगिकी एवं मौसम आदि जोखिमों के अधीन होती है, इन जोखिमों से किसानों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण नीति विषय बन जाता है। इन मुद्दों को निपटाने के लिए आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों प्रकार के नीति उपायों की आवश्यकता होती है। आपूर्ति उपाय पक्ष में आते हैं भूमि सुधार, नई फार्म प्रौद्योगिकी का प्रसार, कीमत समर्थन, संस्थानिक ऋण, आदान सहाय, उपसंरचना सेवाओं में सार्वजनिक निवेश और फसल बीमा। मांग पक्ष उपायों में आएंगे कृषि बाजार में राज्य का हस्तक्षेप, खाद्यान्नों का सार्वजनिक प्रापण, खाद्य सहाय, जन वितरण प्रणाली का संचालन तथा कृषि व्यापार प्रबंधन। कृषि नीति के उद्देश्य। कृषि नीति को एक ऐसी कार्य योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कृषि विकास से संबद्ध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्णय की दिशा निर्देशित करती है। यह सामूहिक रूप से कृषि से जुड़ी अनेक नीतियों हेतु प्रयोग किया जाता है, जैसे भूमि नीति, कीमत नीति, व्यापार नीति, ऋण नीति, खाद्य नीति आदि।
नीति और नियोजन अंतर संबंध है, परंतु फिर भी अपने अपने अर्थ में भिन्न है। जैसे नीति का अर्थ है सरकार का दृष्टिकोण और विचार भाव, वहीं नियोजन उस दृष्टिकोण के निष्पादन एवं क्रियान्वयन से संबंध होता है। तदनुसार यह नियोजन ही है जिसके माध्यम से सरकार का नीति विचार भाव या दृष्टिकोण क्रियान्वित किया जा सकता है। कोई कृषि नीति एक दीर्घावधि अथवा अल्प अवधि दृष्टिकोण रख सकती है और अपना क्रियान्वयन विशिष्ट समय अवधि के परे भी विस्तारित कर सकती है। कोई योजना दूसरी ओर संबद्ध होती है जिस दौरान सरकार अभिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वांछित भौतिक एवं वित्तीय निवेश आवंटित कर अपने प्रयास करती है। ऐसे उपाय सरकार पर कोई प्रत्यक्ष लागत भार नहीं डालते, तथापि उनकी लागत और उनके लाभ विभिन्न पणधारियों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि यदि किसी कृषि जिन्स पर शुल्क दर बढ़ाई जाती है, तो इससे उसकी घरेलू कीमतें बढ़ेंगी और अंततगत्वा उत्पादनकर्ताओं, उपभोक्ताओं पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कृषि नीति के विभिन्न लक्ष्य हो सकते हैं। उनकी प्रासंगिकता समय के साथ बदल सकती है। उदाहरण के लिए 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख नीति लक्ष्य था। आज कृषि को कैसे पारिस्थितिकीय, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धारणीय बनाया जाए, यह हमारा प्राथमिक लक्ष्य बन चुका है। मोटे तौर पर भारतीय कृषि के प्रसंग में हम कुछ नीति लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं। भारतीय कृषि के वैश्विक एकीकरण के कारण किसानों को कीमत संरक्षण एवं कीमत अस्थिरता का नियंत्रण, भूमि, जल व अन्य प्राकृतिक संपाय के परिरक्षण, प्रबंधन एवं विवेकपूर्ण प्रयोग, लागत प्रभावी ऊर्जा दक्ष एवं संग उपाय संरक्षी फार्म प्रौद्योगिकियां विकसित करना, लघु एवं सीमांत भूजोतों की आर्थिक व्यवहारिकता सुनिश्चित करना, साथ ही उच्च कीमत बागवानी एवं पशुधन उत्पादों की दिशा में फार्म विविधीकरण करना, कृषि विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, देश भर में कृषि जिन्स का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करना तथा कृषि उत्पाद तथा साधन बाजारों की कार्यावधि सुधारना। क्षेत्रीय आयाम और नीति समेकन। कृषि एक व्यापक क्षेत्र है जिसके भीतर कई अन्य संबद्ध उपक्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इसके प्रमुख घटक हैं फसल कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन व अन्य सहबद्ध क्रियाकलाप। फसल कृषि में आते हैं खाद्य एवं खाद्येतर फसलें, बागवानी, पुष्प कृषि आदि। कृषक की आय बढ़ाने व उपलब्ध संपाय का कुशल उपयोग करने के लिए एक ऐसी नीति लागू किए जाने की आवश्यकता है जो इन सभी क्रियाकलापों को प्रभावशाली एकीकृत कर सके। फसल क्षेत्र के भीतर खाद्य फसलों, चारा फसलों, नकदी फसलों एवं परंपरागत फसलों के लिए पृथक नीति उपाय हो सकते हैं। भारत के में नीति के केंद्र में प्रमुखता गेहूं, धान और गन्ना होते हैं, जबकि बागवानी और पशुधन क्षेत्रों को अभी नीति समर्थन पाने की अपेक्षा है। ऐसा अनेक उन मिशनों के बावजूद है जो बागवानी एवं पशुधन उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किए गए हैं। फल, सब्जियां और पशुधन खाद्य फसलों की अपेक्षा कहीं अधिक आय और रोजगार प्रदान करते हैं। इन उत्पादों की समृद्धि मांग प्रेरित होती है, तथापि यह बृहत्तर बाजार जोखिमों के अधीन शीघ्र खराब हो जाने वाली जिन्स होते हैं। इसलिए इन्हें पर्याप्त विपणन, ऊपरी संरचना एवं सांस्थानिक समर्थन की दरकार होती है। अतएव समग्र फार्म क्षेत्र विषयक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य का ज्ञान एक व्यापक नीति विकसित करने के लिए आवश्यक होता है। किसी भी किसान को सफल कृषि फर्म के लिए 3 आधारभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उत्पादन करने हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन, एक निरापद समुपाय आधार तथा सुविकसित बाजारों की सुलभता। भूमि, जल, ऊर्जा व्यापार, ऋण, श्रमिक, कृषि समुपाय एवं पर्यावरण से जुड़ी नीतियों के बीच कृषि नीति का समेकन इसलिए अत्यावश्यक है ताकि कृषि धारणीयता सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार का नीति समेकन वांछित अन्योन्य क्रियाओं एवं संतुलन प्रयासों को संयोजित करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि नीति उद्देश्य भूजल का कुशल प्रयोग करना हो, तो ऐसा ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे आधुनिक सिंचाई प्रौद्योगिकियों की लागत पर आर्थिक सहाय प्रदान कर दिया जा सकता है। बहरहाल, यदि राज्य सरकार ट्यूबवेल सिंचाई हेतु निःशुल्क या आर्थिक सहायता प्राप्त बिजली प्रदान करती है, तो इस उद्देश्य की पूर्ति करना कठिन होगा।
कृषि नीति को इस प्रकार के अंतर संबंध पहलुओं पर विचार करने के लिए व्यापक होना ही चाहिए। पुनः इसके उदाहरण स्वरूप विपणन आवागमन मार्ग सुधारने की दिशा में उन्मुख नीति हस्तक्षेप केवल तभी प्रभावी होंगे जब उन्हें व्यापार एवं शुल्क दर विनियमों से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार किसानों को सांस्थानिक ऋण की सुलभता, भूधारण अधिकार की सुरक्षा से जोड़ दी जानी चाहिए। संक्षेप में, दीर्घ अवधि आधार पर ग्रामीण आय बढ़ाने हेतु किसी भी दृष्टिकोण को सिंचाई एवं शस्योत्तर उपरिसंरचना में निवेश के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाला ही होना चाहिए। कृषि नीति के लक्ष्य प्राप्ति उपाय। किसी भी नीति के लक्ष्य प्राप्ति उपाय ऐसे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा अभिप्रेत नीति के लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। किसी लक्ष्य प्राप्ति उपाय की प्रभाविता न केवल परिवर्तनों को अंगीकार करने हेतु किसी उपाय विशेष की सुनम्यता पर निर्भर करती है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह अन्य उपाय के साथ किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। नीति उपाय व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। प्रथम, कृषि उपरिसंरचना, अनुसंधान एवं विकास तथा आदान आदतों में निवेश को अंतरस्थ करने वाले सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। दूसरे में नियंत्रण एवं विनियमन आते हैं। तीसरा, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के माध्यम से उत्पादन एवं विपणन का प्रत्यक्ष प्रबंधन है। कृषि के मामले में अनेक नीति उपाय नीति लक्ष्यों का अनुसरण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये उपाय निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने के लिए व्यापार नीति उपायों एवं विनिमय दर समाधानों से प्रतिपूर्तित किए जाते हैं, जो कि स्वभावतः परिवर्तनशील होते हैं। उदाहरण के लिए, अभी हाल तक घरेलू कृषि को सस्ते आयात से बचाने के लिए एक उपाय स्वरूप परिमाणात्मक प्रतिबंध क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस प्रयोग किए जाते थे, परंतु उत्तर डब्ल्यूटीओ अवधि में कृषि आयात नियंत्रित करने में मुख्य उपाय शुल्क दर ही है। भारत में कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहनार्थ प्रयुक्त कुछ प्रमुख नीति उपाय निम्नवत हैं। सहाय। कृषि सहाय 2 प्रकार के होते हैं, निवेश सहाय और आदान सहाय। निवेश सहाय कृषि में निजी निवेश प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। आदान सहाय उर्वरकों, सिंचाई, फार्म की बिजली, बीज एवं पीड़कनाशी के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसानों को मिलने वाला सांस्थानिक ऋण पर ब्याज सहाय भी दिया जाता है। यद्यपि खाद्य सहाय किसानों को सीधे लाभान्वित नहीं करता, यह आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्नों के लिए मांग को बढ़ाकर उन्हें परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। यदि अन्य चीजें अपरिवर्तित रहें, सहाय के कारण किसी आदान की लागत में कोई भी गिरावट बढ़े फार्म उत्पादन, घटी उत्पादन कीमत और अंतिम उपभोग एवं कृषि संघ उपाय में उत्पादन हेतु बड़ी मांग की ओर प्रवृत्त करेगी। यदि आर्थिक सहायता किसी नीति उपाय के रूप में प्रयोग की जाती हो, तो उत्पादन कीमत में स्थिरता के साथ यह किसान की आय बढ़ा देगी। तथापि यदि आदान सहाय के कारण बाजार कीमत गिरती हो, तो इसका लाभ किसानों को जाने की बजाय उपभोक्ताओं और कृषि संघ उपाय कंपनियों को जाएगा। कृषि सहाय पर पर्यावरण निष्पक्षता एवं दक्षता के आधार पर संदेह किया जाता है, क्योंकि ये आदानों के अधिप्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा पोषक तत्व असंतुलन, पर्यावरण प्रदूषण एवं भूजल रिक्तीकरण होता है। सहाय में सीधी वृद्धि से कृषि में सार्वजनिक निवेश का अति संकुलन हो सकता है, क्योंकि सरकारें क्षेत्र विशेष में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने में कठिनाई महसूस कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, उर्वरक सहाय का काफी बड़ा हिस्सा सिंचित क्षेत्रों के किसानों द्वारा हथिया लिया जाता है। इसी प्रकार सहाय प्राप्त एक समान दर की विद्युत शुल्क दर व्यवस्था भूजल स्तर में रिक्तीकरण ला देती है। यह बड़े किसानों को अधिक लाभान्वित करती है। कीमत समर्थन। किसी उत्पाद की कीमत उसकी आपूर्ति का एक प्रमुख निर्धारक तत्व होती है। इसलिए कीमत समर्थन फसल उत्पादन, उत्पादकता और कृषि आय बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में काम करता है। सरकार किसानों के लिए समुचित आय सुनिश्चित करने की दृष्टि से किसी भी कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत निर्धारित कर देती है। यह कीमत समर्थित फसल की बाजार कीमत उक्त कीमत से कम होता है, तो किसानों से उपज के प्रापण का दायित्व सरकार का ही होता है।
यदि नीति का प्रयोजन किसानों की आय बढ़ाना हो, तो उत्पाद कीमतों और आगत कीमतों का अनुपात एक से अधिक ही होना चाहिए। कृषि में लाभप्रदता केवल तब बढ़ती है जब उत्पाद कीमतों का सूचकांक आगत कीमतों के सूचकांक से तीव्रतर गति से बढ़ता है। जब उत्पादन के किसी बड़े हिस्से के स्वयं उपभोग का मामला हो, कीमत समर्थन किसानों का कल्याण वर्धन में कम प्रभावी होता है। न्यूनतम समर्थन कीमत के अलावा भारत में एक बाजार हस्तक्षेप योजना भी क्रियान्वित की जा रही है, जो कि न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत न आने वाली शीघ्र खराब हो जाने वाली और बागवानी जिंसों के लिए है। प्रत्यक्ष भुगतान। प्रत्यक्ष भुगतान किसी पूर्व परिभाषित उत्पाद सीमा के भीतर कृषि उत्पादन बनाए रखने हेतु एक उपाय स्वरूप प्रयोग किए जाते हैं। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ विकसित देश इस नीति उपाय को अपनाते हैं। ये कृषि को बहुप्रकारात्मकता भूमिका का निष्पादन करने योग्य बनाने के लिए दिए जाते हैं। चूंकि ये सब लोकहित वस्तुएं हैं, इन्हें बाजार प्रदान नहीं कर सकता है। कीमत समर्थन से भिन्न इस उपाय को कम व्यापार विरूपणकारी माना जाता है, क्योंकि यह किसी फसल की उत्पादन कीमत से नहीं जुड़ा होता। भारत इस उपाय को जैविक और धारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ा देने के लिए प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार की शुरुआत तेलंगाना राज्य द्वारा की गई है, जिसने कृषकों को एक फसल तटस्थ कृषि सहाय रुपये 10,000 प्रति एकड़ देना तय किया है, जो कि उनके बैंक खातों में जमा कर दिया जाता है, और इस प्रकार न्यूनतम कीमत समर्थन सहाय समाप्त कर दिए जाते हैं। चूंकि जैविक कृषि सकारात्मक पर्यावरणीय बाध्यताएं दर्शाती है, जैविक कृषि पद्धति अपनाने वाले किसानों को हरित बोनस स्वरूप प्रति एकड़ आधार पर प्रत्यक्ष भुगतान भी किए जा सकते हैं। प्रत्यक्ष भुगतान की संकल्पना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से भिन्न है। परिवर्ती एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार अर्थ सहाय अभिप्रेत लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित करती है, ताकि उसका विपथन और श्रवण दोनों कम किया जा सके। इसके विपरीत प्रत्यक्ष भुगतान कोई विशिष्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए कृषकों को दिए जाने वाला मौद्रिक समर्थन है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार चाहती है कि लघु और सीमांत कृषक कुटुंबों को न्यूनतम आय संरक्षण मिले, तो ऐसे कुटुंबों को प्रत्यक्ष भुगतान किया जा सकता है जिनकी वार्षिक आय न्यूनतम स्तर के नीचे हो। इस प्रकार का भुगतान अभिप्रेत लाभार्थियों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करता है, परंतु फार्म उत्पादन एवं कीमत को सीधे प्रभावित नहीं करता। सांस्थानिक ऋण। किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं सांस्थानिक एवं इतर सांस्थानिक स्रोतों से पूरी की जाती है। इतर सांस्थानिक स्रोत हैं साहूकार, आदान व्यापारी, सौदागर संबंधी आदि। सांस्थानिक स्रोत हैं वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी ऋण समितियां। सांस्थानिक ऋण समयावधि के आधार पर अल्प, मध्यम एवं दीर्घ तीनों अवधियों में बांटे जाते हैं। अल्प अवधि ऋण बीज, खाद, उर्वरक एवं पीड़कनाशी खरीदने अथवा श्रमिकों का पारिश्रमिक चुकाने के लिए चालू पूंजी के रूप में दिया जाता है। मध्यम अवधि ऋण 1 से 5 वर्ष की अवधि हेतु प्रदत्त भूमि विकास, पशुधन क्रय, फार्म यंत्र समूह व अन्य उत्पादनकारी परिसंपत्ति निर्माण में निवेश के लिए दिए जाते हैं। दीर्घ अवधि ऋण 5 वर्ष से अधिक अवधि ट्रैक्टर खरीदने, ट्यूबवेल लगवाने आदि जैसे अचल पूंजी निर्माण के लिए दिए जाते हैं। एक प्रमुख नीति विषय है काश्तकारों, समूहगत किसानों तथा लघु एवं सीमांत किसानों को सरल और आर्थिक पहुंच के भीतर बैंक ऋण कैसे प्रदान किया जाए। बैंक प्रायः ऊंची लेन देन एवं प्रचालन लागतें के कारण इन वर्गों को ऋण देने के लिए कोई रुचि नहीं रखते। वस्तुतः बार बार कर्जा माफियों ने बैंकिंग क्षेत्र के गले विपुल निष्पादनहीन परिसंपत्तियां मढ़ दी है। फसल बीमा। भारतीय कृषि 3 प्रकार की विफलताओं से पीड़ित दिखाई पड़ती है: बाजार विफलता, प्रौद्योगिकी विफलता और मौसम विफलता। कृषकों को इन विफलताओं से संरक्षा प्राप्त करने के लिए एक प्रभावपूर्ण नीति उपाय है फसल बीमा। फसल उत्पादन और फार्म आय के स्थिरीकरण में मदद करने के अलावा यह किसानों को नई कृषि प्रौद्योगिकियों में निवेश करने और जोखिमपूर्ण परंतु कहीं अधिक लाभकारी फसल पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसानों को अप्रत्याशित व्यापार हानियों से बचाने के अलावा यह आय स्थिरता कायम रखने में भी मदद करता है और बकाया कर्ज न चुकाए जाने के जोखिम को कम करता है।
अतएव कोई सामूहिक बीमा योजना ऐसी होनी चाहिए ताकि लेन देन लागतें कम की जा सकें। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी विफलता के प्रति भी बीमा की कोई सहबद्ध कार्य योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रहे किसानों को किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित हानियों से बचाया जा सके। ऊपरी संरचना सेवाओं में सार्वजनिक निवेश। सिंचाई में सार्वजनिक निवेश भूमि सुधार, मृदा एवं जल परिरक्षण, सड़कें, बिजली, जल एवं गोचर भूमि सुधार ऊपरी संरचना सेवाओं का प्रमुख अवयव है। इनके अलावा उत्पादों को प्रदत्त सामान्य सेवाओं में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विस्तारण सेवाएं, निरीक्षण सेवाएं, मृदा सर्वेक्षण तथा पीड़क एवं रोग नियंत्रण सेवाएं शामिल होती हैं। ये सब सेवाएं कृषि अर्थव्यवस्था को सहारा देने में मदद करती है। विनिमय दर व्यवस्था और व्यापार हस्तक्षेप। विनिमय दर व्यवस्था और व्यापार हस्तक्षेप कृषक एवं उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा हेतु नीति उपाय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आमतौर पर घरेलू मृदा का अवकीमतन कृषि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि इससे कृषि निर्यात सस्ता हो जाता है। तथापि इसकी प्रभाविता विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मान में परिवर्तनार्थ निर्यात की लोच पर निर्भर करती है। व्यापार हस्तक्षेप में आते हैं नियतांश यानी कोटा, आयात शुल्क एवं निर्यात सहाय। ये व्यापार की जाने वाली जिंसों की मात्रा बढ़ाने या घटाने के लिए और तदनुसार घरेलू कीमतें बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन के नियमों की बाध्यता के चलते भारत को कृषि व्यापार पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाने पड़े। इसके साथ ही शुल्क दर कृषि व्यापार को नियंत्रित करने का मुख्य उपाय बन गया। विभिन्न कृषि जिंसों के लिए शुल्क दर घरेलू आपूर्ति एवं कीमत स्थिति के प्रत्युत्तर में समय समय पर बदलती रहती है। इसे इसलिए एक कीमत समर्थन एवं स्थिरीकरण का साधन माना जाता है। घरेलू उत्पादन में किसी भी प्रकार की आकलित कमी दिखाई पड़ने की स्थिति में निर्यात कम कर दिया जाता है अथवा रोक दिया जाता है, ताकि कीमतों पर उधरमुखी दबाव कम हो सके। एक स्थिर और कृषिमुखी व्यापार नीति जो घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बीच सशक्त संलग्नता सुनिश्चित कर सके और एक समग्र दृष्टिकोण रख सके, इसलिए आवश्यक है। लेकिन इस प्रकार के निर्यात शुल्क कुछ विशिष्ट कृषि उत्पादों पर ही वसूल जाते हैं, न कि सभी पर। ये किसानों को प्रभावित नहीं करते, फिर भी उन्हें आगामी मौसमों में फसल पद्धतियों में बदलाव की ओर प्रेरित कर सकते हैं। भंडार गृह पावती। भारत सरकार ने परक्राम्य भंडार गृह पावती जारी करने हेतु भंडारण को पंजीकरण एवं प्रत्यायन समेत भंडारण कार्य को विकसित एवं निगमित करने के लिए भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की है। बागवानी जिंसों समेत अनेक कृषि जिंसों को परक्राम्य भंडार गृह पावती के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है। यह उपाय किसानों को अपनी उपज की विक्षोभ बिक्री रोकने में मदद करता है। कोई भी किसान किसी भी उक्त प्राधिकरण प्रत्यापित भंडार गृह में अपनी पैदावार जमा कर सकता है, जो कि उसे एक पावती या रसीद जारी करता है, जिसे किसी भी बैंक से ऋण लेने के लिए परितुलित दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अत्यल्प या नगण्य। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि विषयक समझौता एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कृषि को दिया जाने वाला घरेलू समर्थन दो श्रेणियों में बांटकर चलता है: व्यापार विरूपणकारी और इतर व्यापार विरूपणकारी। व्यापार विरूपणकारी समर्थन के लिए यह समझौता वह सीमा निर्धारित कर देता है जिसके परे समर्थन अनुमेय नहीं रहता। अत्यल्प या नगण्य का अर्थ है वह व्यापार विरूपणकारी घरेलू समर्थन जो किसी सदस्य देश द्वारा अपनी कृषि को दिया जा सकता है। इसमें उत्पादेतर विशिष्ट सहाय शामिल होते हैं। विकसित देशों में अत्यल्प या नगण्य समर्थन कृषि जीडीपी के 5% तक स्वीकृत है, जबकि भारत जैसे किसी भी विकासशील देश के लिए यह कृषि जीडीपी के 10% तक अनुमेय है। नवीन कृषि नीति सुधार। राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 कृषि विकास को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह मात्र कृषि उत्पादन की बजाय किसानों के आर्थिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है। कृषक या किसान का अर्थ है वह व्यक्ति जो खेतीहर, श्रमिक, बटाईदार, काश्तकार, मुर्गी पालन व पशुपालक के रूप में कृषि क्रियाकलापों में सक्रिय रूप में लगा हो, और कोई भी अन्य व्यक्ति जो संबद्ध कृषि क्रियाकलापों जैसे मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, उद्यानिकीय, कृषि वानिकीय, रेशम कीट पालन, गैर निगमित बागान आदि में लगा हो।
इस नीति के उद्देश्य हैं कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता सुधारना और किसान की निवल आय बढ़ाना, फार्म परिवारों को गैर फार्म रोजगार के अवसर प्रदान करना, खेती में युवा शक्ति को आकर्षित एवं प्रतिधारित करने हेतु उपाय करना, किसानों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित एवं परिवर्तित करना, हानि भय नियंत्रण उपाय सुझाना, भूमि जल जैव विविधता एवं पादप अनुवांशिक समुपायों को बचाना और बढ़ाना, समुचित कीमत और व्यापार नीति प्रणालियां प्रदान करना तथा कृषि सुधारों की पहल करना। काश्तकारी सुधार। भावपूर्ण काश्तकारी कानूनों के अभाव में भारत में भूमि पट्टा बाजार निष्प्रभावी और विरूपित है। काश्तकारी सुधार बटाईदारी और संविदा कृषि को बढ़ावा दिया है, जिसमें भूस्वामी अपने भूखंड जमा कर सकते हैं, जो फिर खेतीहर किसानों को पट्टे पर दिए जा सकते हैं। बाजार सुधार। भारत में संगठित थोक कृषि विपणन राज्य कृषि उपज बाजार समिति के तहत स्थापित नियमित मंडियों के एक संजाल के माध्यम से किया जाता है। तथापि समय के साथ ये मंडियां अब प्रतिबंधात्मक और एकाधिकारवादी हो गई हैं। ये निर्बाध या प्रतिबंध युक्त प्राधार के स्थान पर एक अधिक उदार और पुरोगामी कानून लाकर दूर किए जा सकते हैं। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक आदर्श कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 बनाया है। राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि इस अधिनियम के अनुसार चलने के लिए अपने अपने पूर्ववर्ती अधिनियम में संशोधन करें। यह अधिनियम निम्नलिखित बातों पर ध्यान केंद्रित करता है: कृषि उपज के प्रत्यक्ष विपणन को प्रोत्साहन, राज्यों के बीच कृषि व्यापार का मुक्त प्रवाह, व्यापार संक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और इलेक्ट्रॉनिक व अन्य नवप्रवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कीमत को तय करना, प्रतिस्पर्धात्मक विपणन, कृषि संगोपाय एवं कृषि निर्यात हेतु बहुविध माध्यमों को प्रोत्साहन, बाजारों एवं विपणन उपरिसंरचना के विकास में निवेश को प्रोत्साहित करना, निजी थोक बाजार एवं कृषक उपभोक्ता बाजार स्थापित एवं संचालित करके एक प्रेरक वातावरण तैयार करना, अंतर्राज्यीय बाजार अनुज्ञा पत्र के प्रावधान एवं कोटिकरण, मानकीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन सुविधाओं के संस्थापन द्वारा कृषि उपज हेतु एक राष्ट्रीय बाजार को प्रोत्साहन, बाजार शुल्क एवं दलाली शुल्क विवेकशील बनाना तथा उक्त समितियों एपीएमसीज की तुलना में निजी बाजार प्रांगण, निजी बाजार उप प्रांगण, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन एवं प्रत्यक्ष विपणन के अनुज्ञा पत्र धारकों को एक समतल क्रीड़ा स्थल प्रदान करना। राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत ई नैम अर्थात एक ई ट्रेडिंग मंच को शुरू किया जाना डिजिटल मंच वाला एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार निर्मित किए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीति पहल है। आदर्श कृषि उपज एवं पशुधन संविदा कृषि अधिनियम 2018 एक प्रेरक विनियामक एवं नीति प्राधार को स्थान देकर संविदा कृषि को भी प्रोत्साहन प्रदान करता है। राष्ट्रीय धारणी कृषि मिशन एनएमएसए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत शुरू किए गए 8 मिशनों में से एक है। इसका लक्ष्य पर्यावरण हितैषी एवं ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियां प्रयोग कर कृषि को और अधिक उत्पादनशील, धारणीय, लाभकारी और जलवायु प्रत्यास्थी बनाना है। इस मिशन में धारणी कृषि लक्ष्य हासिल करने के लिए 4 प्रकार के हस्तक्षेप अंगीकार किए गए हैं: वर्षा आपूर्ति क्षेत्र विकास, ऑन फार्म जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं धारणी कृषि प्रबोधन निर्देशन एवं नेटवर्किंग। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि बीमा जलवायु उतार चढ़ाव के कारण होने वाले अत्यांतिक एवं अप्रत्याशित परिवर्तनों के प्रभाव से किसानों की रक्षा करने हेतु एक उपाय है। इसके लिए भारत सरकार ने एक व्यापक फसल बीमा योजना शुरू की है, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं प्राकृतिक आपदाओं, नाशक जीवों एवं रोगों के परिणाम स्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल के बर्बाद हो जाने की स्थिति में किसानों को बीमा संरक्षा एवं वित्तीय समर्थन प्रदान करना, खेतों में उनका बना रहना सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय स्थायी करना, किसानों को नवप्रवर्तनकारी एवं आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा कृषि क्षेत्र की ओर ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना। यद्यपि यह योजना पूर्ववर्ती योजनाओं से उन्नत मानी जाती है, अनेक आधारों पर इसकी आलोचना भी की गई है। लघु जोत धारण का समूहन। लघु एवं सीमांत जोतें भारत में कुल क्रियाशील जोतों का लगभग 86% है।
इस संदर्भ में कृषि उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाना एक बड़ी पहल है। कृषि उत्पादनकर्ता समूह बनाकर स्वयं को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कर सकते हैं। लघु एवं सीमांत जोतों के प्रसंग में एक अन्य सांस्थानिक प्रावधान है सहकारी समितियां, जो कि गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों में अपनाया जा चुका है। सार संक्षेप, कृषि नीति में अन्य बातों के अलावा 3 पहलुओं पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। उत्पादन हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन, एक निश्चित संसाधन आधार और सरल बाजार सुलभता। नीति उपाय इन पहलुओं पर विचार करने के लिए अभिकल्पित किए जा सकते हैं। कीमत समर्थन और सहाय ही वे 2 मुख्य उपाय हैं जो विभिन्न फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन पूर्ण बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन उपायों का प्रयोग कर तय किए गए नीति लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। कोई भी निरापद समुपाय आधार कृषि के विकास हेतु अति आवश्यक होता है। उत्पाद और आगत दोनों ही बाजारों की सुलभता समान रूप से महत्वपूर्ण है। मानव पूंजी में सुधार, फसल बीमा, व्यापार विनियमन एवं नियंत्रण, संविदा कृषि, कृषक उत्पादक संगठन आदि कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य, परिस्थितियां रूप से धारणीय एवं सामाजिक रूप से वांछनीय बनाने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही।